Very good morning to all of you. Now today we will discuss the topic allotropes. Now what is allotropy? It is a property. Allotropy is a property by which an element can exist in different forms having different physical properties. Okay, now this is allotropes is from chapter carbon and its compound. Okay, now allotropes of sulfur is रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ठीक है ना। एलोट्रॉप जो होता है उसका सेम क्या होता है, एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी उसका डिफरेंट होता है लेकिन वो एक ही चीज से बना होता है। जैसे यदि सल्फर से बना है तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर एंड सो ऑन। ठीक है, अभी आपको क्या जानना है कार्बन कंपाउंड में एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में जानना है। मतलब क्या हुआ कि कार्बन से ही बना हुआ, ठीक है, कार्बन से ही बना हुआ जो जो कंपाउंड होता है, जो होता है, ठीक है, जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरिन, ठीक है, इसके बारे में हमको जानना है। नाउ एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन देखिए क्या क्या होता है। पहले तो कार्बन को डिवाइड करते हैं, क्रिस्टलाइन होता है, एमॉर्फस होता है। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या क्या होता है, वो क्रिस्टलाइन होता है और एमॉर्फस होता है। फिर क्रिस्टलाइन में आप देखेंगे डायमंड है, ग्रेफाइट है, फुलरिन है, जिसके बारे में आपको आज बताएंगे हम, ठीक है। उसके बाद एमॉर्फस में हो जाता है कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक। कोल में फिर आपका आता है गैस कार्बन और कोल, ठीक है। चारकोल में आता है प्लांट चारकोल और एनिमल चारकोल, ठीक है। प्लांट चारकोल में फिर दो भाग है, वुड चारकोल, शुगर चारकोल, और एनिमल चारकोल में आता है बोन चारकोल और ब्लड चारकोल, ठीक है। तो ये इस पार्ट को अभी उतना हमको नहीं देखना है, हमको कार्बन के एलोट्रॉप्स के बारे में जानना है। क्रिस्टलाइन फॉर्म, क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन सा आता है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। आज इसी का स्टडी हमको करना है। तो ये क्या हुआ, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स हुआ एक ही चीज से बना हुआ, और एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या हो गया, कार्बन से ही बना हुआ, ठीक है। तो देखिए डायमंड भी कार्बन से ही बना होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन से ही बना होता है, फुलरिन भी आपका क्या है, कार्बन से ही बना हुआ है। फिर भी इसके प्रॉपर्टीज में इतना डिफरेंस क्यों है, ठीक है। कारण यही है कि इसका जो अरेंजमेंट है, कार्बन का जो अरेंजमेंट है डायमंड में, ग्रेफाइट में, फुलरिन में, सब बिल्कुल ही अलग है। तो उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। नाउ सी इन केस ऑफ डायमंड, डायमंड में आप देखेंगे, डायमंड के केस में आप देखेंगे कि एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको पिछले क्लास में भी हम बताए थे, कार्बन इज टेट्रावैलेंट। इसका कार्बन का बहुत अच्छा ही वर्सटाइल नेचर था, दो, एक टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन और एक क्या था, कैटिनेशन। तो कार्बन के बारे में हम लोग जानते हैं कि कार्बन इज टेट्रावैलेंट, ठीक है। कार्बन क्या करता है, कार्बन के लास्ट में वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। तो अपना वैलेंसी फुलफिल करने के लिए, टू एक्वायर द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल होने के लिए क्या करता है, 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। यदि ये हाइड्रोजन के साथ करता है, यदि 4 हाइड्रोजन के साथ करता है, देन इट इज CH4, दैट इज मीथेन, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेकिन यदि 4 हाइड्रोजन के बजाय ये 4 कार्बन को अटैच करें, ठीक है, एक कार्बन यदि 4 कार्बन के साथ अटैच हो जाए, देखिए इस तरह से एक कार्बन 4 कार्बन के साथ यदि अटैच हो जाता है, 4 कार्बन के साथ, ठीक है, और ये फर्दर जो कार्बन है फिर इसके पास क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड तो बना है, बाकी 3 बॉन्ड बनाना होगा, 3 बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड बनाएगा। फर्दर यदि इसमें कार्बन ऐड कर देते हैं, फिर ये 3 बॉन्ड बनाएगा। अपना टेट्रावैलेंसी फुलफिल करने के लिए, टू ऑक्यूपाई द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, क्या होगा, ये अपने वैलेंसी को फुलफिल करने के लिए हर कार्बन यदि 4 कार्बन से अटैच होते जाएगा तो क्या जिसका स्ट्रक्चर बन जाएगा, डायमंड का। अब ध्यान से देखिए, स्ट्रक्चर इस तरह का नहीं होता है, स्ट्रक्चर एक्चुअल में एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच होता है तो इस तरह से होता है।
स्ट्रक्चर क्या होता है? टेट्राहेड्रल। स्ट्रक्चर क्या होता है? एक कार्बन यदि 4 कार्बन से अटैच हो गया तो स्ट्रक्चर हो जाता है टेट्राहेड्रल, और हर कार्बन फिर कार्बन से यदि अटैच होते चला जाएगा। यहाँ देखिए, आप ध्यान से देखिए, ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन 4 कार्बन से अटैच है। फिर फर्दर इस कार्बन को देखेंगे, ठीक है, इस कार्बन को देखेंगे, तो ये कार्बन फिर 4 कार्बन से अटैच है। फिर ये कार्बन क्या है? 4 कार्बन से। तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं कि कोई भी कार्बन फ्री नहीं है। एक कार्बन 4 कार्बन से, फिर फर्दर जो 4 कार्बन है वो 4 कार्बन से अटैच होता है। तो इस तरह देखेंगे कि कोई भी कार्बन इसमें फ्री नहीं है। इट मीन्स देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन। अभी आपको काम आएगा, जब प्रॉपर्टी बताएंगे तो बताएंगे कि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहने के कारण क्या होता है, ठीक है। So first you see each carbon is bonded to 4 other carbon atoms. एक कार्बन क्या है? फर्दर 4 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। एक कार्बन 4 कार्बन से अटैच है। फिर फर्दर क्या होगा? ये भी 3 कार्बन से और अटैच होगा, ये भी 3 कार्बन से अटैच होगा, और इस तरह से क्या होगा? बढ़ते चला जाता है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हर कार्बन क्या है? फर्दर 4 कार्बन से अटैच्ड है, ठीक है। इसका 3D स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है? ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। यदि एक कार्बन का देते हैं C, यदि 4 C के साथ अटैच है, देन इट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और ये किस तरह से होता है? 3 अपने प्लेन में और एक आगे की तरफ रहता है। सो दिस इज 3D स्ट्रक्चर, और ये नेटवर्क है। एक कार्बन 4 कार्बन से, फिर वो 4 कार्बन 4 कार्बन से, तो क्या हो जाता है? ये नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। क्यों ऐसा है? बिकॉज ऑल कार्बन इज अटैच्ड, कोई भी फ्री नहीं है, कुछ भी इसमें लूज नहीं है, सब क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। और स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। सो दिस इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। दिस विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अभी आपको बताया कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और यदि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा तो कंडक्शन होगा कहाँ से? जहाँ भी फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वहीं पे करंट का फ्लो होता है। यदि करंट इलेक्ट्रॉन नहीं है तो करंट वहाँ फ्लो नहीं करेगा। नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव। क्या होता है? बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि ऐसे जनरल में ये नहीं पाया जाता है। जहाँ पर कोयला की खान में, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई हो, प्रेशर बहुत हाई हो, ठीक है, जहाँ टेम्परेचर बहुत हाई होता है, प्रेशर बहुत हाई होता है, वहाँ कार्बन पे इतना दबाव पड़ता है, इतना प्रेशर पड़ता है, इतना टेम्परेचर हाई होता है, तब जाके क्या चीज़ का फॉर्मेशन होता है? डायमंड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको हम लोग आर्टिफिशियली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं, ठीक है। जो नेचुरल रहता है वो बड़ा होता है, साइज में क्या होगा? उसको फिर कटिंग होता है, लेकिन शुरू में क्या होता है? वो बड़ा होता है। लेकिन जो हम लोग सिंथेसाइज करते हैं बाय यूजिंग कार्बन, उसका टेम्परेचर प्रेशर हाई करके जब हम लोग बनाते हैं तो वो थोड़ा साइज में छोटा होता है, ठीक है। ओरिजिनली जो मिलता है वो क्या होता है? साइज में बड़ा होता है, लेकिन दोनों को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही प्रॉब्लम है, ठीक है। दोनों एक ही जैसा दिखता है। नाउ दिस इज ऑल्सो ट्रांसपेरेंट। इसको आप देखेंगे, यदि कभी डायमंड आपको दिखेगा तो देखिएगा वो ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है? बहुत रोशनी आता है। नाउ यूजेस इज कटिंग मार्बल ग्रेनाइट। बहुत ही हार्ड होता है, इसलिए इससे हार्ड सब्सटेंस को काट भी सकते हैं, जैसे मार्बल हुआ, ग्रेनाइट हुआ। नॉर्मल चीज से तो वो नहीं कटेगा, लेकिन डायमंड इतना हार्ड होता है कि उसका भी कटिंग हो जाता है। कांच को बीच से तोड़ते हैं, एक बार कांच में ऐसे करके मारेंगे और तोड़ेंगे तो कांच भी टूट जाता है। सर्जिकल नाइफ, जो बहुत ही धार वाला बनाना होता है सर्जरी में, वो भी इससे बनता है। और क्योंकि बहुत ही चमकता है, डायमंड क्या है? बहुत चमकता है, सब कोई जानते हैं, तो उससे ऑर्नामेंट भी बनता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमंड। और डायमंड में चमक क्यों है? डायमंड में चमक होने के कारण है इसका कटिंग। डायमंड का कटिंग इतना ज़्यादा, इतना फाइनली किया जाता है, इतना ज़्यादा अच्छा से कटिंग रहता है कि बहुत ही ज़्यादा चमकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमंड, ओके। नाउ कम टू ग्रेफाइट। अब देखिए ग्रेफाइट के केस में क्या होता है। डायमंड में देख लीजिएगा इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है, और ये जो है 154 इसका पीएम है, पिकोमीटर, ठीक। नाउ सी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में अब आप देखेंगे एक चीज, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच है। तो फर्दर ये कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 से अटैच है। किसी भी कार्बन को आप देख लीजिए तो एक कार्बन क्या है? 3 कार्बन से अटैच है। 1 कार्बन इज अटैच टू फर्दर 3 कार्बन, ठीक है। ईच कार्बन बॉन्डेड टू 3 कार्बन एटम्स। यहाँ भी देखिएगा सारा क्या कोवलेंट बॉन्ड है,
सारा शेयरिंग हो रहा है, कोई भी आयनिक बॉन्ड नहीं है। यहाँ भी क्या है, सारा कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड एंड दस वैलेंसी सेटिस्फाइड। देखिए यदि खाली 3 बॉन्ड रहेगा तो इसका वैलेंसी तो सेटिस्फाई नहीं होगा, तो होता क्या है, एक और बॉन्ड होता है जो कि डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। डबल बॉन्ड जो रहता है उसके कारण क्या होता है, इसका वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड क्या रहता है, डीलोकलाइज्ड। डीलोकलाइज्ड मतलब एक जगह लोकलाइज्ड नहीं है। जैसे आप कोवलेंट बॉन्ड को देखते हैं, कोवलेंट बॉन्ड क्या है, लोकलाइज्ड है, एक जगह है, उसको आप हिला नहीं सकते हैं, दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। लेकिन जो डीलोकलाइज्ड, देखिए किस तरह से रहता है, ये आपका हो गया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे फर्दर बनाएंगे, फिर यहां से देखेंगे नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कार्बन जो है 3 कार्बन से अटैच है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है, इस डबल बॉन्ड के कारण ऊपर और नीचे इसका डीलोकलाइजेशन रहता है एंड दैट इलेक्ट्रॉन इज फ्री। वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री होता है। जैसे देखिए ये हेक्सागोन है, सबको पता है हेक्सागोन है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो डीलोकलाइज्ड रहता है, दैट कैन मूव। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऊपर और नीचे डीलोकलाइज्ड रहता है, वो मूव कर सकता है, वो पूरे शीट में मूव करता है, ठीक है। इस लेयर में वो मूव करता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। और यही कारण है कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसे जनरल वे में आप कह सकते हैं कि इसमें 3 जो कार्बन है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। आप ये भी कह सकते हैं कि वो डीलोकलाइज्ड है, घूम रहा है, इसलिए वो फ्री है। नाउ हेक्सागोनल ज्योमेट्री देख ही रहा है सब, क्या है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री है इसमें, और ये भी क्या है, लेयर वाइज है, ठीक। स्मूथ एंड स्लिपरी, क्यों स्मूथ एंड स्लिपरी है, बिकॉज दिस इज लेयर स्ट्रक्चर, लेयर है, इसमें एक लेयर है, 2 लेयर है, ये एक प्लेन में है, ये दूसरे प्लेन में, एक ही प्लेन में, ठीक है। ये क्या है, प्लैनर स्ट्रक्चर है, प्लेन में है, लेकिन क्या है, एक लेयर है, फिर दूसरा लेयर है, फिर तीसरा लेयर है, और लेयर होने के कारण क्या होता है, स्लिपरी हो जाता है, एक दूसरे में स्लिप कर सकता है। इसलिए हम लोग पेपर में भी लिखते हैं, पेपर का जो लीड होता है वो भी क्या होता है, आगे में वो ग्रेफाइट होता है। क्या होता है, इतना स्लिपरी होता है कि उसको हम लोग लिखते हैं तो एक लेयर उसका हट के हमारे पेपर में आ जाता है, ठीक है। फिर लिखते हैं, फिर दूसरा लेयर भी हट के हमारे पेपर में जाता है। इस तरह क्या होता है, वो लेयर छोड़ते जाता है, बहुत ही स्लिपरी होता है, ठीक है। एंड दिस इज वीक वैन डर वाल्स फोर्स, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग ये कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ पे जो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो लेयर के बीच में जो अट्रैक्शन है, नाउ दिस इज नॉट कोवलेंट बॉन्ड। ये जो आपको दिख रहा है लंबा सा लाइन, ये कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, ओनली दिस इज अट्रैक्शन, वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और यही कारण है कि जब हम जोर से लिखते हैं उसमें क्या होता है, ये ब्रेक कर जाता है और एक लेयर पेपर में आ जाता है। दिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, अभी आपको बताया जो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन है उसको आप कह सकते हैं कि फ्री है, वो तो घूम रहा है, डीलोकलाइजेशन मतलब क्या, वो फ्रीली घूम रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के कारण ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर। नाउ दिस इज आल्सो वेरी चीप, ये उतना महंगा नहीं है, तो सबके घर में पाया जाता है, जहाँ भी स्टूडेंट है वहाँ पे आपको ग्रेफाइट मिलेगा ही मिलेगा। नाउ अपीयरेंस इज आल्सो डल, ये बहुत चमकदार नहीं होता है, ठीक है। नाउ दिस इज आल्सो ओपेक, यदि आप इसको देखेंगे तो ओपेक है, आर पार नहीं दिखेगा। एंड यूजेज इज इलेक्ट्रोड्स इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोड के रूप में यूज करते हैं ग्रेफाइट को, आप लोग जानते ही होंगे, इलेक्ट्रोड्स के रूप में इसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। दिस इज यूज एज लुब्रिकेंट, क्योंकि चिकना होता है, ठीक है ना, बहुत ही क्या होता है, स्लिपरी होता है, चिकना होता है, तो जहाँ भी चिकना कुछ करना है उसके लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और पेंसिल लीड में भी, इसके ब्लैक वाले पोर्शन को पेंसिल लीड के रूप में भी यूज करते हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी आता है, जनरली इसमें आपको क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट, ठीक है। तो आप आराम से लिख सकते हैं, इसका लिखेंगे ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन, इसमें लिखेंगे ईच कार्बन बॉन्डेड इज 3 अदर कार्बन कोवलेंट बॉन्ड एंड 1 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन इज फ्री। इसमें रिजिड 3D स्ट्रक्चर है, इसमें हेक्सागोनल ज्योमेट्री, इसमें क्या 3D स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें क्या है, हेक्सागोनल ज्योमेट्री है, 3D स्ट्रक्चर नहीं है, प्लैनर स्ट्रक्चर है, एक ही प्लेन में है, ठीक
ये हो गया हार्डेस्ट सब्सटेंस, ये क्योंकि सारा कार्बन इसमें अटैच्ड है, पैक्ड है, तो क्या हो गया हार्डेस्ट सब्सटेंस हो गया। और इसमें क्या होता है, एक कार्बन फ्री है, तो ये उतना हार्ड नहीं होता है, स्मूथ होता है, स्लिपरी होता है। Now this will not conduct electricity because electron is not free। और यहाँ पे क्या होता है, कंडक्ट करता है because electron is free। यहाँ this is very expensive, this is cheap, ये बहुत चमकता है। कारण पूछा जाए क्यों चमकता है, because of this cutting of diamond, उसके कारण चमकता है। इसका क्या होता है, डल अपीयरेंस होता है। यूजेस पूछा जाएगा तो भी बता देंगे, this is transparent, this is opaque। Now this is all about diamond and graphite। ठीक है। Now come to third, what is fullerene। ठीक है। Now this is also 3D solid structure। इसमें भी क्या होता है, कुछ पेंटागन होता है, कुछ हेक्सागन होता है। ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, जो बीच में बना हुआ है वो क्या है, पेंटागन है, और इससे अटैच जितना वो क्या है, हेक्सागन है। फिर हेक्सागन से जो अटैच है वो क्या है, पेंटागन है, और इन दोनों पेंटागन के बीच में फिर क्या है, हेक्सागन है। ठीक है। तो इसमें हेक्सागन और पेंटागन दोनों मिला करके फुटबॉल देखेंगे तो उसमें भी ऐसा ही होता है, इसलिए इसका इनफॉर्मल नाम बकी बॉल भी है। ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस fullerene? A new family of carbon allotropes consisting of cluster of carbon atoms। इसमें एक दो कार्बन नहीं है, पूरा क्लस्टर है, क्लस्टर ऑफ कार्बन है। ठीक है। C32, C50, C60, C70, C84 एक्सेट्रा सब बनता है। ठीक है। Made by heating graphite in an electric arc in the presence of inert gas such as helium and argon। ये कैसे बनाया जाता है, by heating graphite। ग्रेफाइट को बहुत हीट करना है, in an electric arc। इलेक्ट्रिक आर्क में उसको बहुत हीट करेंगे, और इन्वायरमेंट क्या चीज का होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ हीलियम एंड आर्गन। ठीक है। हीलियम और आर्गन का इन्वायरमेंट होगा, उसमें इलेक्ट्रिक आर्क से ग्रेफाइट को यदि हीट करते हैं, व्हाट वी विल गेट fullerene। Now first one of to be identified by C60। जो सबसे पहला इसमें आइडेंटिफाई किया गया था वो क्या था, C60। इनके द्वारा किया गया था बकमिंस्टर फुलर, इसलिए इसका नाम ही दे दिया गया है बकमिंस्टर fullerene। ओके। नाउ C60 इज अ परफेक्ट स्पेस को देखेंगे तो एक स्फीयर की तरह ही लगेगा, बिल्कुल बॉल की तरह लगता है, फुटबॉल की जैसा, इसलिए इसका इनफॉर्मल नेम क्या है, बकी बॉल। So this is also very important nowadays, इसमें भी क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है। Now uses is in pure it is insulator। प्योर फॉर्म में क्या है, इंसुलेटर है, लेकिन इसको कंडीशन, कुछ कंडीशन के साथ दिस कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेमी कंडक्टर्स और सुपर कंडक्टर्स। ठीक है। इन इम्प्रूविंग एंटीवियर, ठीक है ना, क्या चीज में यूज होता है, इन इम्प्रूविंग एंटीवियर एंड एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल। ठीक है, उसमें भी यूज कर सकते हैं। एंड कैन कैटलाइज, ये कैटलाइज कर सकता है फोटोकेमिकल रिफाइनिंग इन इंडस्ट्री। सो दिस इज द यूजेस ऑफ fullerene। सो दिस इज ऑल अबाउट डायमंड, ग्रेफाइट एंड fullerene। सबसे पहले आप जानेंगे एलोट्रॉप्स क्या होता है, फिर कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन में ये तीनों आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नाउ फॉर नेक्स्ट टॉपिक मस्ट सी माय नेक्स्ट वीडियो।